हेलो बच्चों, परफेक्ट पारिजात क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को नर्स्ट इक्वेशन। आज हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, कोई भी टॉपिक हम जब पढ़ते हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है पढ़ने का, क्यों पढ़ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ना है हमको, ठीक है। आपको थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं। इससे पहले आपने सेल के बारे में पढ़ा था, ईएमएफ के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे क्या आप लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था आपने स्टैंडर्ड सेल के बारे में। मतलब ईएमएफ क्या होता था या ई नॉट सेल क्या होता था, आप लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल का पोटेंशियल निकालते थे। लेकिन क्वेश्चन जैसे हम आपसे ये करें कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ना लेकर के नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ली जाए। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ना हो, प्रेशर 1 एटीएम ना हो और कंसंट्रेशन 1 मोलार ना हो, इन्हें बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। इन कंडीशन पर जब सेल का पोटेंशियल डिटरमाइन करना हो तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है, उसी के लिए हम पढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट, जैसा कि नाम नर्स्ट आ रहा है, नर्स्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस इक्वेशन को दिया था तो नर्स्ट इक्वेशन नाम पड़ा। इसको क्यों पढ़ा जाता है, किसी भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब सेल का ईएमएफ या ई नॉट सेल ऑफ निकालना होता है, सेल पोटेंशियल निकालना होता है तो नर्स्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। इसका जो डेरिवेशन है डेराइव करते हैं। क्लियर। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, जब आप लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल का पोटेंशियल निकालते थे तो आप लोगों ने एक फार्मूला डेराइव किया था, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फार्मूला आप सभी डेराइव कर चुके हो। इस फार्मूले के माध्यम से आप लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल का पोटेंशियल निकालते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकालना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हम यहाँ पे एक सेल का डायग्राम बनाने जा रहे हैं, उस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिएगा आप लोग, हम यहाँ पे दो व्हीकल लेते हैं। ये जिंक की रॉड हमने ली है और जिंक की रॉड को उसी के मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। यहाँ पे हमने कॉपर की रॉड ली और कॉपर की रॉड को उसी के मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। यहाँ पे की लगाते हैं एक हम लोग और यहाँ पे एक बल्ब लगाते हैं। जब सेल बनाते हैं तो एक बल्ब भी लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके। जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है, जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में पढ़ चुके थे कि जिंक ऑक्सीडेशन करना पसंद करता है, कॉपर रेड्यूस होना का पसंद करता है, ठीक है। तो जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगी। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो जिंक जो होगा इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। ओके। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो उसका पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक सिंगल इलेक्ट्रोड है तो हाफ सेल बोलेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला जाएगा इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। वहाँ पे क्या, वहाँ पे कॉपर है, कॉपर रेड्यूस होना चाहेगी तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, गेन करके कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन हो गया, इसे बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, हाफ सेल। गॉट इट। ओके। अब जैसे आप लोग को पता है यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीडाइज होने पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैरी होकर इस कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जो जिंक है वो एनोड की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसे बोलेंगे एनोड और उसे क्या बोलेंगे, कैथोड। ओके। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैरी होते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। डोंट यू फील, इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहे हैं तो मतलब सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं कुछ ना कुछ।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग इसको इधर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक वर्क किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक वर्क भाई इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहे हैं, कैरी होकर कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक वर्क किसके बराबर? इलेक्ट्रिक वर्क चार्ज इनटू ई ऑफ सेल के बराबर होगा। भाई इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ही, चार्ज कैरी हो रहा है, तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे जिंक वाली रॉड से कैथोड वाली रॉड की तरफ, ठीक है। अब जब भी अपोजिट चार्ज जनरेट होता है तो उस पर्टिकुलर हाफ सेल में उसका पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उसे ई ऑफ सेल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक वर्क चार्ज और सेल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कितना, हाउ मच चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज कितना ट्रांसफ़र हो रहा है वो निकालेंगे। तो चार्ज, जैसे यहाँ पे चार्ज अगर हमको निकालना हो तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले आप सभी ये बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? आप सभी जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है, ठीक है। हम केमिस्ट्री में क्या होता है, कभी भी एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पाँच एटम या 5 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल ऐसे बात नहीं करते। हमेशा केमिस्ट्री में मोल के टर्म्स में बात करी जाती है, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। जैसे कि आपको एग्जांपल दे करके समझाएं, जैसे यहाँ पे हमने कोई रिएक्शन लिखी, जैसे हमने N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, जैसे हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी हमने यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे H2 के आगे 3 लिखा हुआ है, तो आप 3H2 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मोल दिए गए हैं। जैसे N2 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का 1 मोल दिया गया है। जैसे अमोनिया के आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब अमोनिया के वहाँ पे 2 मोल दिए गए, 2 अमोनिया नहीं, 2 मोल दिए गए। मोल्स के टर्म में बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप बोल सकते हो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक रस समीकरण गुणांक बोल सकते हो, या फिर इसको नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हो, मोलों की संख्या। क्लियर ये चीज़? तो वही हम कह रहे हैं आपसे कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बात नहीं करेंगे, हम उसके मोल्स के टर्म में बात करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब जैसे हम आपसे कहें 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो आप बोल सकते हो x चार्ज होगा, ठीक है ना। आप सभी जानते हो कि 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, 1 मोल अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पे माना हमने x चार्ज है, ठीक है ना, क्योंकि मोल की जगह पे हमने इतनी वैल्यू उसकी पुटअप कर दी। तो इसके बाद जो x चार्ज की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या, वो मोल का नंबर और उसके चार्ज की नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये मोल का नंबर है, एक मोल की संख्या इतनी होती, एक चार्ज पे इतना, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। ये मोलों का नंबर है। तो x चार्ज जो होगा वो 6.02 × 10⁻23 × 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर होगा कूलम, ठीक। जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आप राउंड ऑफ वैल्यू जो निकालेंगे कैलकुलेशन करने के बाद, वो कैलकुलेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की, घर पे करना आप लोग, ठीक है। तो जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो वैल्यू जो आएगी वो 96,500 कूलम आएगी, 96,500 कूलम। ये जो वैल्यू होती है 1 फैराडे की वैल्यू होती है। इतना जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे के बराबर होगा, n इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है वो n फैराडे के बराबर होगा। क्लियर हुआ? तो इतना चार्ज फैराडे को दिखाता है। तो हमने चार्ज को तो निकाल लिया। अब भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कितने नंबर में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पे, n फैराडे। आपने चार्ज तो निकाल लिया ना, 96,500। चार्ज हमने इतने इलेक्ट्रॉन निकाले, इतना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इतने फैराडे के बराबर होगा। जैसे कि अभी आपको दिखाया ना, 1 इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे के बराबर,
n इलेक्ट्रॉन होगी तो n फैराडे के बराबर होगा। हम मान रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो उतने फैराडे के बराबर होगा। हम यहाँ नंबर्स नहीं बता सकते कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। n नंबर, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वो n फैराडे के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन कितने फैराडे के बराबर होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है, मतलब 96,500 कूलम, ठीक। तो चार्ज की जगह पे हम क्या पुटअप कर सकते हैं, NF, ठीक, और E ऑफ सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे होंगी तो E नॉट सेल भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसको हम, हाँ, नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेल जो होता है, हो सकता है हाफ सेल जो हम ले सकते हैं वो हाफ से स्टैंडर्ड कंडीशन पर भी हो सकता है। एज्यूम करके चल रहे हैं, एज्यूम करके। इसका मेन काम होता है इस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल का पोटेंशियल निकालना, ठीक है ना। तो E नॉट सेल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये तो आपने इलेक्ट्रिक वर्क निकाल लिया। अब चलते हैं हम थोड़ा और थर्मोडायनेमिक्स में चलते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर था, आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है सुनिएगा। एक वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है आप सभी को बताया गया था। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो अपने आप हो रही हों, मतलब जिनको करवाने के लिए हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना देना पड़े, जो अपने आप हो, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर हो रही है तो वहाँ पे उसका जो गिफ्ट फ्री एनर्जी होगी, गिफ्ट फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, ये कहा जाता है। अब आपके क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या है, समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, एक कोई इंसान है जो बॉटम यहाँ पे सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पे है, और एक जो इंसान है वो टॉप लेवल पे है, ठीक है। अच्छा, इस इंसान को ग्राउंड लेवल पे से टॉप लेवल पे जाना है तो क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। ये अपने आप तो जा नहीं सकता क्योंकि इसको एनर्जी की नीड है, एनर्जी ले करके ही जा सकता है। लेकिन जो इंसान सबसे ऊपर खड़ा हुआ है यहाँ पे टॉप लेवल पे, आपको क्या लगता है यहाँ पे इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। तो इसको अगर ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है तो सिंपल सी बात है, ये अपने आप आएगा, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इसको नीचे, ऊपर से नीचे आना है स्टेबल होने के लिए, अभी यहाँ पे क्या, ये अनस्टेबल है। कोई चीज़ अनस्टेबल होती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर स्टेबल है तो एनर्जी क्या है, कम है। तो स्टेबल होने के लिए इसको नीचे आना है, तो नीचे अपने आप आएगा। मतलब कौन सी प्रोसेस करेगा, स्पॉन्टेनियस। जब ये नीचे आएगा यहाँ पर तो सिंपल सी बात, यहाँ ये क्या हो जाएगा, और एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम होगी तो एनर्जी निकले, अब भाई नीचे आएगा तो क्या होगा, एनर्जी निकलेगी यहाँ से। जो एनर्जी निकलेगी उसे बोलेंगे गिफ्ट फ्री एनर्जी। क्या बोलेंगे, गिफ्ट फ्री एनर्जी। अब एनर्जी लॉस हो रही है, इसीलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिफ्ट फ्री एनर्जी का चेंज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी निकलती है। इसी वजह से बोला जाता है कि जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो वहाँ गिफ्ट फ्री एनर्जी में जो चेंज हो वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी हो सकती है जब गिफ्ट फ्री एनर्जी में जो चेंज होगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये प्रोसेस तभी मानी जाएगी, तभी हो सकती है, तभी कैरी हो सकती है, ठीक है, ओके। अब भाई सिंपल सी बात है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही, मतलब कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, वर्क डन के, ठीक है। ये जो वर्क डन होगा थर्मोडायनेमिक वर्क डन कहलाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज आ रहा था तो इलेक्ट्रिक वर्क कहला रहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो रही थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक वर्क होता है, थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक वर्क होता है, ठीक है ना। तो
दोनों वर्क हो रहे हैं तो दोनों वर्क को हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ओवरऑल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि डेल्टा माइनस का डेल्टा जी जो होगा, माइनस का जो डेल्टा जी होगा वो एन एफ और ई नॉट सेल के बराबर होगा, एन एफ इंटू ई ऑफ सेल के बराबर होगा, ठीक। अब जैसे हमको माइनस यहाँ से हटाना है, इस माइनस को हमको इधर भेजना है, तो सिंपल सी बात, माइनस माइनस से दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ इंटू ई ऑफ सेल हो जाएगा। क्लियर? एक तो ये डेल्टा जी का फॉर्मूला आ गया। अगर गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन पर है तो डेल्टा जी नॉट बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, तो वहाँ पे ई सेल क्या होगा, नहीं, उस पर भी नॉट लग जाएगा। ई सेल जो सेल्फ का पोटेंशियल होगा वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर होगा, ठीक है। तो माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल। तो हमने यहाँ से दो फॉर्मूले निकाल लिए, डेल्टा जी का फॉर्मूला ये आ गया, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला ये आ गया। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन पढ़ी जाती है, वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको रफ करके, ठीक है, देखिएगा आप लोग। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग है वो जो इक्वेशन है वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई जाती है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। हमने जस्ट ये इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स से ली है, ठीक है ना, ओके। अब आपको करना क्या, यहाँ पे अब आपको बस वैल्यू को पुटअप करना है यहाँ पे इस इक्वेशन में। डेल्टा जी निकाल चुके हैं आप लोग, डेल्टा जी नॉट भी निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या यहाँ पे, माइनस एन एफ इंटू ई ऑफ सेल, माइनस एन एफ इंटू ई ऑफ सेल बराबर डेल्टा जी नॉट की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। अभी यहाँ पे आर जो है वो गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 8.314 होती है। यहाँ पे टी जो लिया गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्यू यहाँ पे रिएक्शन कोटेंट है, मतलब ये एक रेशियो को दिखाता है। कौन सा रेशियो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इन दोनों के रेशियो को बोलता है रिएक्शन कोसेंट, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्यू के बराबर होता है। एल एन मतलब नेचुरल लॉग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी बताएंगे लॉग और एल एन को लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है ना। सो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि हमने डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू जो एक इक्वेशन है कहाँ से ली, थर्मोडायनेमिक्स से ली, जैसा ऐसे ले लिया है, उसमें बस डेल्टा जी की वैल्यू पुटअप कर दी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुटअप कर दी। अब क्या होगा आप देखिएगा, यहाँ से माइनस को हम क्या करें, कॉमन करेंगे, इसमें माइनस क्या करेंगे, जब माइनस कॉमन होगा तो यहाँ प्लस वाला जो साइन होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन कॉमन कर लिया। आपको क्या लग रहा है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एन एफ इंटू ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट इधर है, ई ऑफ सेल बराबर एन एफ इंटू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन। ये इक्वेशन आ गई। अब आगे इक्वेशन करने के लिए हम इस चीज़ को रफ कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, अब क्या होगा,
अब हम क्या करेंगे, NF NF से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। आगे इधर देखिए आप लोग, NF NF से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो NF इंटू ई ऑफ सेल डिवाइडेड बाय NF बराबर माइनस RT ln Q अपॉन ln। इतना हुआ। अब NF NF से कैंसिल, ये वाला NF कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT ln Q अपॉन में इसे बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इसके आगे इसका और मॉडिफाई करके 2-3 फार्मूलेज बनाए जाते हैं, तो अभी के लिए इतने रखते हैं। आगे इसकी जो भी फार्मूलाज अभी और डेराइव होंगे वो आपको अगले लेक्चर में बताए जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो बच्चों, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट टू दिस वीडियोज़। ओके, थैंक यू सो मच।